हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत बेहतरीन चल रही होंगी और आप कर रहे होंगे सीटेट एग्जाम की तैयारी। तो इस बार आपका सीटेट एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरे से जुड़ते हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक वो सीटेट हो सकता है, यूपीटेट हो सकता है, रीट हो सकता है, इन सभी एग्जाम्स के लिए जहां पे सीडीपी हिंदी वगैरह आती है, तो उन सारे एग्जाम्स के लिए आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हैं तब भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास नंबर 9 में, यानी अभी हमारी प्लेलिस्ट जो चल रही है मॉक टेस्ट, जहां पे सीडीपी के बारे में हम क्लास सीरीज बाय सीरीज दे रहे हैं आपको। 1 2 3 4 करके हम लोग सीरीज बाय क्रम में आपको सब कुछ मिल रहा है बहुत बेहतर तरीके से। सारे क्वेश्चंस को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। एकदम जो क्वेश्चंस बार-बार प्रीवियस में रिपीट हुए हैं, यानी 100 टाइम प्रीवियस में रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम सारे मॉक टेस्ट में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो सीटेट तो इस बार आपका हवा-हवा में निकल जाएगा। 100% मैं गारंटी ले रहा हूं ये आपसे। चलते फिर, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल कुछ 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपकी तैयारियां बहुत बेहतर चल रही होंगी, मस्त होंगे, आप जबरदस्त होंगे, आपकी तैयारियां बेटर चल रही होंगी और आप नोट्स भी बना रहे होंगे। चलिए आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर पहली बार आप आए हैं तो प्लीज यार लाइक शेयर कर लेना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये फिलहाल के लिए कहने की तो बात है नहीं, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो फिर आप कर लीजिएगा। चलिएगा, सारे क्वेश्चंस को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। देखो सारी पीपीटी बहुत अच्छे से बनी है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन। देखो अगर मैं कहूं कि अगर मैं सारे वीडियोस में छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो बड़े वाले कहां जाएंगे, है ना। तो इस वीडियो में क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंदी मिलेगा, लेकिन मैं बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा। अगर आपने थोड़ा सा टाइम दिया, मतलब आधे घंटे का टाइम दिया, तो मैं सारे क्वेश्चन को एकदम बेहतर तरीके से समझा दूंगा। और ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो इजिली आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत बेहतर क्वेश्चन है और प्रीवियस में बार बार रिपीट हुए हैं। चलिएगा पढ़ते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 समझ समझ के कॉन्सेप्ट वाइज सीखिएगा, है ना। रोट लर्निंग या रोट मेमोराइजेशन पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, कुछ भी आपको रटके नहीं करना, है ना। अगर आप समझ के करते हैं तो एक ही बार में सीटेट निकल जाएगा, बार बार सीटेट देने की कोई भी नीड नहीं है आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत अंतर की अवधारणा इस बात पर जोर देती है, यानी व्यक्तियों में क्या डिफरेंस है, अंतर है। सभी व्यक्ति जो हैं एक जैसे नहीं है, उनमें किसी ना किसी प्रकार का अंतर होता है। लिखा हुआ है कि हर बच्चे के विकास और अधिगम एक अनूठा पैटर्न होता है, यानी हर बच्चा जो है जिसका डेवलपमेंट हुआ है तो सभी का साथ में थोड़ी ना हुआ होगा। मान लीजिए 4 भाई हैं, चारों भाई एकदम थोड़ी ना बड़े हो गए होंगे, है ना। उनका डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो है वो सीक्वेंस में चलती है कि बच्चा पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, ऐसे क्रम में चलता है। लेकिन ये नहीं कि बच्चा मतलब 4 हैं, चारों एक ही जैसे हाइट में बढ़ेंगे, है ना, एक ही जैसे उनकी बुद्धि होगी, एक ही जैसा उनका विकास होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। उनका सीक्वेंस होगा, क्रम होगा, लेकिन ये नहीं कि सभी का एक साथ होता है। सभी में अलग अलग प्रकार से डेवलपमेंट की प्रक्रिया चलती है। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं। आगे लिखा हुआ है, शिक्षकों को इन अंतरों को पहचानना चाहिए और छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान करना चाहिए। क्या प्रदान करना चाहिए, मतलब एक क्लासरूम है जहां पे टीचर जो है पढ़ा रहा है, मान लीजिएगा, और उस क्लास में डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हुआ है ना। तो टीचर को क्या करना चाहिए, कह रहे हैं कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब जब हर प्रकार का क्लासरूम में बच्चा बैठा होगा तो उनको समझाने के लिए आपको कौन से उपागम का यूज करना है, ये बात यहाँ पे पूछी जा रही है। तो बताइएगा, क्या यहाँ पे दंड, यानी हर प्रकार का बच्चा बैठा हुआ है तो उनको दंड दोगे आप? ये तो बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे एक समान शिक्षण विधियां, यानी हर प्रकार के बच्चे को अपने तरीके से थोपना है आपको, ऐसा कुछ कर सकते हो ना। जब क्लासरूम में डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हुआ है तो आप वहां पे एक ही तरीका का टीचिंग लर्निंग मटेरियल या एक ही टीचिंग उपागम नहीं यूज कर सकते, है ना। उनको समझाने की, जैसे माइंडेड बच्चा है वो तो बात आपकी एक ही बार में समझ जाएगा, चाहे कैसे भी समझाओगे। थोड़ा सा वीक बच्चा है, उसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, है ना। समझाने के लिए उसको थोड़ा सा दूसरा उपागम यूज करना पड़ेगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बदलने पड़ेंगे, आपके टीचिंग प्लान्स बदलने पड़ेंगे। तो हर प्रकार का बच्चा है, उनको समझाने के लिए आपको हर प्रकार का मैटर कंटेंट जो है उनको उपलब्ध कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात भी गलत होगी, सबको समान तरीके से नहीं ठोकना है। आगे का मानकीकृत कार्यभार, मानकीकृत का मतलब होता है एक समान चीजें जो है प्रोवाइड करा रहे हो, ऐसा कर सकते हो नहीं, ये बात भी गलत है। हमारे पास एक ही बचा हुआ है, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है विभेदित अनुदेशन, यानी हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो एकदम राइट है कि हम डिफरेंट टाइप का कंटेंट यूज करेंगे, विभेदित यानी निर्देश यूज करेंगे डिफरेंट टाइप के, यानी विभिन्न प्रकार से बच्चों को समझाने की कोशिश करोगे। अब मेरी बात सुनना, ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा गया सीटेट में, मतलब कई बार पूछा गया है क्लासरूम में डिफरेंट टाइप का, यानी हर प्रकार का कंटेंट यूज करने पे रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है बार बार। तो आपको दिख जाए विभेदित अनुदेशन तो आप इसके साथ जाइएगा, ये 100% राइट है। और हम पढ़ रहे हैं बाल विकास, क्या पढ़ रहे हैं, बाल विकास, और जहां पे बच्चा एक्टिव हो आप उस ऑप्शन के साथ जाइए। ये मैं हर सेशन में बताता हूं आपको, बच्चा भगवान है, बच्चे को गलत नहीं करना आपको। चलिए, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखो हम थोड़ा डिटेल में चल रहे हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली अटेम्प्ट तो कर सको, है ना। अगर ऑप्शन बताने तो मैं फटाक से बता के 5 मिनट में चला जाऊं, तो इसलिए मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको डिटेल में समझना है तो ही आप रुकिएगा, है ना। अगर आपको ढंग से पास करना है सीटेट तो आप पास करने की कोशिश करो, अच्छा स्कोर करो यार मेरे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और बताइए, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, फटाक से कमेंट करेंगे हमें। देखो बहुत गर्मी भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, हार्वर्ड गार्डनर। देखो हार्वर्ड गार्डनर जो है एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बुद्धि के बारे में बताया हुआ है, सीटेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में इस बात पर जोर दिया गया कि व्यक्तियों में अलग अलग तरह की बुद्धि होती है। भाई ये तो बात आपको पता, मैंने अभी बताया कि हर किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, उनकी संज्ञान, उनकी सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, अलग अलग। कोई भी व्यक्ति जो है वो एक जैसा नहीं सोचता, ये बात आपको पहले से पता है ना। आगे देखो, जैसे भाषाई, तार्किक, गणितीय, संगीतमय और अंतर्व्यक्तिक, यानी हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। कोई लैंग्वेज में अच्छा होता है, कोई तार्किक में, कोई गणितीय में, है ना, कोई संगीत करता है, कोई डांस अच्छा करता है। हर किसी की स्किल अलग अलग है, हर कोई व्यक्ति अलग अलग सोचता है। तो वही बात बोल रहे हैं कि एक शिक्षक को इस सिद्धांत को कक्षा में लागू करता है क्या, यानी क्या पद्धति जो है या कौन सा उपागम जो है कक्षा में लागू होता है। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि सभी छात्रों के लिए एक ही शिक्षण पद्धति का उपयोग करेगा। टीचर जो है सभी के लिए एक जैसा उपयोग करेगा ताकि एक रूपता सुनिश्चित हो। देखो यहाँ पे एकदम गलत बात बोल दी गई, मैंने अभी बताया था आपको कि सभी को एक ही डंडे से नहीं हाँकना आपको, है ना। सभी के लिए डिफरेंट टाइप का कंटेंट यूज करो, डिफरेंट टाइप से बताने की कोशिश करते हो, डिफरेंट टाइप का एग्जांपल देते हो आप, तो ये बात तो गलत हो गई ना कि सभी को एक ही जैसी टीचिंग जो पद्धति है वो प्रदान करो, ये तो गलत बात है ना। आपको डिफरेंट टाइप से करनी है। कि ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है केवल भाषाई और तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि वे परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। केवल आपको परीक्षा टारगेट करनी है कि बच्चा परीक्षा आने वाली तो मैं केवल गणितीय कार्य कराऊंगा, है ना, केवल तार्किक कार्य कराऊंगा, और जिसमें बुद्धि लगती है वो काम नहीं कराने आपको। केवल जहां पे दिख जाए सीटेड में आप काट दो ऑप्शन को। ओनली तो है ही नहीं, अपने निगेटिव वर्ड है, अगर ये टैग वर्ड है, मतलब किसी भी ऑप्शन में अगर आपको केवल दिख जाए काट दीजिए, तुरंत आंख बंद कर काट दीजिए, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों से क्या लिखा हुआ, बच्चें और व्याख्यानों पर भरोसा करें। यहां पे देखो सिंपल बात, एक बात बोली गई है, सुनना मेरी बात। यहां पे क्या करें, छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों से बचें, यानी जो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है उनसे बचना चाहिए। क्या आपको, मैं पढ़ रहा हूं सीडीपी, यानी हाँ आप पढ़ रहे हैं सीडीपी, जहां पे बच्चे को सेंटर में रखना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देनी है बच्चे को, तो बच्चे को से बचना क्यों है आपको, बच्चों के अकॉर्डिंग काम करना है, केवल व्याख्यान नहीं करना। आप क्लास में दिन भर आप व्याख्यान करते रहो और बच्चे को समझने नहीं कि बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है ना। आजकल के टीचर को संवेदनशील होना है और उनको समझना चाहिए कि बच्चे का आकलन कहां तक है और वो कहां तक समझ चुके हैं, उनकी कहां तक उनकी बुद्धि काम कर पा रही है, उनके अकॉर्डिंग पढ़ाइए। आप दिन भर आप लेक्चर दिए जा रहे हो, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना यार मेरे, थोड़ा समझो और थोड़ा बच्चों के अकॉर्डिंग चलो, है ना। चलिए तो ये तो गलत हो गया। हमारे पास बचा हुआ है एक ही ऑप्शन, लिखा हुआ है कि अलग अलग बुद्धिमत्ता को संबोधित करने के लिए कहानी सुनाना, यानी डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हुआ है तो उनको अलग अलग प्रकार की कहानियां सुनाना, उनके मतलब कि कहने की उनकी बुद्धि का अपनी हर प्रकार का प्रयोग करते हुए, हर टीचिंग मेथड का प्रयोग करते हुए समूह चर्चा कराओ, डिस्कशन कराओ, आपस में डिबेट कराओ, है ना, कोलैबोरेटिव लर्निंग कराओ, सहयोगात्मक अधिगम कराओ और संगीत आधारित शिक्षण जैसी विविध गतिविधियां शामिल करें। यानी आज यहां पे देखो एक बात बोली गई है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है कि बच्चा समझता कैसे है, हर प्रकार के टाइप से बच्चा जो बैठा हुआ है, यानी हर समाज से, हर आर्थिक स्थिति से बच्चा आया हुआ है, उन सभी को आपको सम्मान करना है और सभी को सहयोग करते हुए एक में आपस में सिखाना है ताकि बच्चा अच्छे समझ सके। और आपको सेपरेट नहीं करना कि बच्चा कमजोर वाले इधर बैठेंगे और स्ट्रांग जो माइंडेड बच्चे वो अलग बैठेंगे, ऐसे सेपरेट नहीं करना, क्योंकि ऐसे में बच्चे हतोत्साहित होते हैं कि मुझे क्यों अलग कर दिया गया, है ना। उनको मौका दो और अपनी बात रखने का मौका दो ताकि वो बच्चे समझे तो एटलीस्ट कि उनके मन में चल क्या रहा है, आप भी समझ पाओगे ऐसे। चलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओवर हियर आगे चलेंगे और समझेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िएगा और बताइए कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात बोली गई है। आंसर दे पाओगे, बहुत इजी होते हैं सीटेट के क्वेश्चंस। अभी हम पढ़ रहे हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, और हिंदी को हम बाकायदा विधिवत तरीके से खत्म कर चुके हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, देखो हिंदी को हम प्लेलिस्ट के माध्यम से खत्म कर चुके हैं, बहुत टॉपिक बाय टॉपिक। अगर आपने थोड़े से भी वीडियो देख लिए तो आपके 30 में से 30 जाएंगे, गारंटी है मेरी आपसे। देखो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं शिक्षण और अधिगम के लिए रचनावादी दृष्टिकोण के साथ संरेखित हैं। यानी निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं हैं, कौन सा ऐसा उपागम है शिक्षण और अधिगम, यानी अधिगम क्या होता है जब आप रूल रेगुलेशन के थ्रू कुछ सीखते हो, के लिए रचनावादी दृष्टिकोण के साथ संरेखित है। यानी कौन सा पॉजिटिव पॉइंट है आप ढूंढिए जरा। देखो तथ्यों और परिभाषाओं को रटकर, देखो रटना जहां पे आ जाए रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल गलत है।
आपको रट करके कुछ भी नहीं करना, आप कॉन्सेप्ट वाइज सीखिए चीजों को। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि नए ज्ञान के निर्माण के लिए समूह चर्चा में शामिल होने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही बात है। आपको कुछ पहले देखो यहाँ पे क्या बात, देखो जहां पे आपस में सहयोगात्मक अधिगम आ जाए, यानी चर्चा कराए, टीचर जो है क्लासरूम में आपस में डिस्कशन कराए, डिबेट कराए, तो क्लासरूम अपने आप एक्टिव होगा। जब डिबेट होगी, बच्चे आपस में बात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, तो बच्चे एक्टिव होंगे, है ना। और बच्चा एक्टिव होगा तो हमारा ऑप्शन सही होगा। समझ रहे हो ना। मे भी यार मजे मजे में सीख लो, बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। चलिए, तो ये बात एकदम बिल्कुल सही बात, मे भी आगे देख लेते हैं फिर भी क्या बात बोली गई है। शिक्षार्थियों को सही उत्तर प्रदान करना और उनसे याद करना, फिर से काट दीजिएगा। व्यक्तिगत अंतरों पर विचार किए बिना सभी छात्रों के लिए निश्चित कार्यभार का उपयोग, मतलब व्यक्तिगत अंतरों पर विचार, आपको डिफरेंस नहीं करना, अंतर नहीं करना, केवल आप कार्यभार सौंपते रहो, तो गलत हो गया ना। हमारे पास एक ही ऑप्शन करेक्ट है, जहां पे लिखा हुआ है नए ज्ञान के लिए जब हम कुछ नया सीखते हैं, यानी कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, तो उससे पहले हम आपस में उनका डिस्कस करवाएं, चर्चा करवाएं, समूह चर्चा करवाएंगे, तो हमें समझ में आएगा और बच्चा भी एक्टिव होगा, बच्चे का मन भी लगेगा। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात बोली गई है। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। चलिए, थोड़ा सा बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो होपफुली आपको जरूर समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखो लिखा हुआ है कि एक ही कक्षा में विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अलग अलग क्षमताओं वाले छात्र हैं, यानी एक क्लासरूम है जहां पर डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हुआ है, अलग अलग आर्थिक स्थिति से बच्चा आया हुआ है, अलग अलग सांस्कृतिक, इसका लिखा हुआ अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी अलग अलग समाज से आया हुआ है, जहां पे मतलब क्लासरूम है उसमें सब प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं। लिखा हुआ है जिनमें सुनने में अक्षम बच्चा भी शामिल होता है, यानी ऐसे बच्चे भी बैठे हैं जिनको सुनने में विकार है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, इनके बारे में पढ़ा चुका हूं, डिसकैलकुलिया होगा, डिसलैक्सिया होगा, आगे डिस्प्रैक्सिया होगा, अलग अलग लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनको सुनाई कम देता है ना, सुनने में अक्षम बच्चे भी बैठे हुए हैं। शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि दृश्य सहायता का उपयोग करके, सांकेतिक भाषा दुभाषीय प्रदान करके और सहकर्मी सहयोग को बढ़ावा देकर सभी छात्रों को सीखने तक समान पहुंचे। इस परिदृश्य में समावेशी शिक्षा के किस सिद्धांत का प्रदर्शन किया जा रहा है। देखो यहाँ पे क्या बात बोल दी गई कि डिफरेंट टाइप का क्लासरूम है, जहां पे डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हुआ है, और ऐसे में ऐसे बच्चे भी बैठे हुए हैं जिनको सुनाई भी कम देता है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी भी किसी के अंदर है। तो टीचर ने क्या किया है, दृश्य वाली सामग्री पेश की, जिसमें देख के बच्चा समझ सके, है ना। जैसे ब्रेल प्रणाली आजकल दिखी गई, जिनको दिखता नहीं उनके लिए, है ना, हर प्रकार की टीचिंग मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि बच्चा सीख सके और हर बच्चा एजुकेटेड हो सके। इसीलिए टीचर ने क्या किया है, इन्हें अधिगम को बढ़ाने के लिए टीचर ने सांकेतिक भाषा का भी यूज किया, वहां पे दृश्य भी दिखाए, हर प्रकार से समावेशी शिक्षा का यूज कर रहा है। समावेशी का मतलब है जब हर प्रकार के बच्चे को समझाने के लिए एफर्ट किया जाता है ना, तो वो होती है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। चलिए ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि अधिगम के परिणामों को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा, देखो प्रतिस्पर्धी माहौल नहीं बनाना है। टेस्ट लीजिए, ठीक बात है, लेकिन डेली आपको वही नहीं करना कि डेली डेली आप टेस्ट ले रहे हो, बच्चे को समझ ही नहीं रहे हो, है ना। आपस में प्रतिस्पर्धा मत बढ़ाइए बच्चों में, है ना, उनमें डिस्कशन कराइए। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है केवल आ गया तो काट दो, मैंने पहले बता दिया था, केवल विकलांग छात्रों की जरूरतों पर, केवल विकलांग छात्रों पर ही ध्यान दोगे, अच्छे बच्चों पे कौन ध्यान देगा। सभी को साथ में लेके चलो, समावेशी शिक्षा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है सभी को साथ में लेके चलना। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि उनकी विविध जरूरतों को संबोधित करके सभी शिक्षार्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। एकदम राइट बात बोली गई, चाहे किसी भी सांस्कृतिक सिद्धांत से बच्चा आया हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, सभी को समान अवसर प्रदान करने हैं, है ना। एज ए टीचर आपको बिल्कुल भी उनमें डिफरेंस नहीं करना है, बिल्कुल भी उनको अलग थलग नहीं करना है, सभी को साथ में लेके चलिए, है ना। तभी बच्चे अच्छे से सीखते हैं, जब आप आपस में डिबेट कराते हो, डिस्कस कराते हो और समान अवसर उनको उपलब्ध कराते हो, है ना। तो हमारे पास ये राइट है। फिर भी देख लेते हैं, इसको लिखा हुआ है कि बेहतर सहायता के लिए विकलांग छात्रों को विशेष कक्षाओं में अलग करना। अलग नहीं करना है, जब आप अलग कर दोगे तो उन्हें लगेगा यार मेरे में कौन सी ऐसी कमी है भाई, मुझे क्यों अलग कर दिया गया, है ना। आपको बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, सभी को साथ में लेके चलना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ओवर हियर। इसमें एकदम राइट बात बोली गई कि बच्चों की जरूरत के अकॉर्डिंग आप उनको सही से कंटेंट दोगे और समान अवसर उपलब्ध कराओगे ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें। चलिए होपफुली समझ में आया होगा, ना हो तो कम से कम स्क्रीनशॉट तो यार मारते रहना, है ना, क्योंकि एक टाइम के बाद में रिवाइज तो करना पड़ता है। जब आप सेंटर पे जाते हो उस टाइम अगर आप रिवाइज करके जाते हो तो हमारी लर्निंग और बेटर होती है, हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं क्वेश्चंस को। चलिए, क्योंकि हमारा प्रेजेंट ऑफ माइंड कैसा काम कर रहा है ये ज्यादा उस टाइम पे डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, बताइए कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि एक शिक्षिका को
अपने छात्रों को विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि देती है। यानी टीचर जो है, साइंस की टीचर मान लीजिए, तो उसने क्या किया है, छात्रों को विज्ञान की कक्षा में एक गतिविधि दे रही है, एक एक्टिविटी दी हुई है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि आप एक ऐसे गांव में रह रहे हो जहां पानी की भारी कमी है। मतलब आप जो है एक ऐसे गांव से बिलोंग कर रहे हो जहां पे पानी की लेवल बहुत कम है, पानी कमी है। एक क्या लिखा हुआ है, एक सामुदायिक नेता के रूप में आपको पानी बचाने के लिए 2 अभिनव समाधान खोजने होंगे। यानी एक मान लीजिए आप एक नेता हैं और आपको बोला गया है कि 2 समाधान निकालिए, 2 सॉल्यूशन निकालिए इस बात के कि इस प्रॉब्लम को कैसे जड़ से खत्म किया जाए। प्रत्येक समाधान के पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करें। यानी उसके जो सॉल्यूशन आपने निकाला होगा उस पर चर्चा भी होगी, उसके पक्ष में भी बात होगी और उसके विपक्ष में भी बात होगी। और समझाएं कि आप गांव के अन्य लोगों को अपने विचारों को लागू करने के लिए कैसे मनाएंगे। चलिए बताइए ऑप्शन नंबर में कहां पे इसकी बात बोली गई। देखो, यह गतिविधि छात्रों के बीच कौन से महत्वपूर्ण व कौशल विकसित करने के लिए तैयार की गई है। यानी यह गतिविधि जो है क्लासरूम में, स्कूल में क्यों करवाई जा रही है, मतलब इसका क्या मतलब हो सकता है, इस गतिविधि का क्या औचित्य है जो अध्यापिका ने क्लास में कराई है। चलिए, लिखा हुआ है कि यह जल संरक्षण तकनीकों को याद करना, रखना। याद करना आज काट दो भाई, रोट मेमोराइजेशन एकदम गलत है, एकदम गलत बात है। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि समस्याओं का विश्लेषण करने, विकल्पों का मूल्यांकन करने और निर्णयों को सही ठहराने की क्षमता में भी अच्छा ऑप्शन है कि आप समस्या को पहले समझते हो, है ना, पहले उसका विश्लेषण करते हो कि समस्या भाई है क्या, पानी कमी है, उसको कैसे पूरा किया जाए। फिर विकल्पों का मूल्यांकन, आपके पास डिफरेंट टाइप के लोग होंगे, वो अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे तो आप उनकी भी बात सुनोगे कि वो कह क्या रहे हैं, है ना। और निर्णय, फिर जो सही निर्णय निकलेगा उसके आधार पे आप अपना निष्कर्ष निकालोगे कि ये बात हमको रखनी चाहिए, ये काम हमें करना चाहिए, जिसकी वजह से गांव में प्रॉब्लम पानी की जो है वो खत्म हो जाएगी। समझ गए, होपफुली अच्छा ऑप्शन है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तक की सामग्री को संक्षेप में प्रस्तुत करने। अरे यार, गांव में पानी की समस्या है, आप पाठ्य पुस्तक की बात कर रहे हो। स्वतंत्र सोच पर ध्यान केंद्रित किए बिना सहयोग कौशल है, केवल आपको सबकी बात नहीं सुननी और सहयोगात्मक अधिगम कराना है। मतलब सबकी सुननी तो है बट सबकी बातें भी तो सुननी है। स्वतंत्र सोच, हर किसी की बात सुनो, उसके बाद में निष्कर्ष निकालो। पहले कहाँ, पहले जमाने में आपने देखा होगा वो पंचायत हुआ करती थी जहां पे 5 लोग बैठा करते थे और फिर उनके बाद में कोई मुद्दा आता था तो 5 लोग डिस्कस करके उनको सही राय देते थे। वही बात कही गई, तब वो पुरानी चीजें कहाँ देखने को मिल रही हैं, वो सब चीजें मिटी जा रही हैं। समझ रहे हैं आप, खुद देखते हैं। चलिए, हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर। समझेंगे, आगे चलेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, हमारे स्क्रीनशॉट। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो 4 क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे हैं जो मैंने असर्शन और रीजन वाले दिए हुए हैं, जहां पे एक आपको अधिकथन दिया गया है, अभिकथन, और एक रीजन दिया गया है, जिनमें बताया गया है कि मुझे बताओ दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या दोनों एक दूसरे के लिए सही है, या दोनों एक दूसरे के लिए गलत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि अभिकथन, देखो अभिकथन स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा हुआ है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वार्षिक परीक्षाओं के तनाव को नियमित मूल्यांकन के माध्यम से कम करता है। यहां पे लिखा हुआ है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मतलब अगर आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया है, अगर आप मतलब कि कंटिन्यू, डेली पर डेली नहीं, पर अगर कंटिन्यू रखते हो टेस्ट लेने, मतलब अगर आप सप्ताह में एक बार टेस्ट लेते हो या फिर वीकली मंथली टेस्ट ले रहे हो, वीकली टेस्ट ले रहे हो, तो ये जो है वार्षिक परीक्षाओं के तनाव को, मूल्यांकन को कम करता है। देखो यहाँ पे एकदम बात बोली गई कि अगर आप साल भर पढ़ाते रहोगे और साल के अंत में टेस्ट लोगे तो बच्चे पे प्रेशर रहेगा, लेकिन अगर आप वीकली टेस्ट करा रहे हो या फिर मंथली टेस्ट करा रहे हो तो बच्चे को कंटेंट उतना याद होता रहेगा, उतना वो समझ समझ के टेस्ट देता रहेगा, और इससे थोड़ा लेवल करके, मतलब छोटी छोटी चीजों में बांट के, टुकड़ों में वो पूरा कंटेंट पढ़ लेगा और सीख लेगा, समझ लेगा, है ना। इस प्रक्रिया को मैं सिखा चुका हूं कि जब आप पूरे कॉन्सेप्ट को, जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने कोई मुद्दा है, कोई पैराग्राफ है और उसको आपने टुकड़ों में बांट के याद किया है, टुकड़ों में बांट के पढ़ा है, तो इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं चेकिंग। क्या बोलते हैं? चेकिंग। ये क्वेश्चन भी आ चुका हुआ है कि अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं चेकिंग, मतलब अगर आप क्या करेंगे, टुकड़ों में बांट के याद करेंगे, यानी पूरी प्रोसेस को आपने क्या किया, टुकड़ों में बांट दिया, तो इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं चेकिंग। ठीक है, तो एक बात एकदम सही बात है कि अगर आप वीकली या मंथली टेस्ट ले रहे हो तो वो साल भर की अपेक्षा बच्चे पर बर्डन कम रहेगा। कार्ड क्या लिखा हुआ है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन केवल शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है, शैक्षणिक उपलब्धियों की उपेक्षा करता है। मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो आप करा रहे थे वो शैक्षणिक गतिविधियों की मदद करता है, लेकिन शैक्षणिक उपलब्धियों की उपेक्षा करता है। क्यों भाई? आप टीचिंग कर रहे हो, क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, तो उनमें भी तो मदद करेगा, जो आप पढ़ा रहे हो उसकी उपेक्षा क्यों करेगा? तो ये तो गलत बात है ना, ये तो फॉल्स हो गया। यानी ए राइट है और आर गलत है। ए गलत है, लेकिन देखो ए सही है
और आर गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए आगे चलेंगे, समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। आई होप आपको ये भी समझ में आएगा, बहुत बेटर क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुए सीटेट में, और मैंने जितने भी वीडियो दिए हुए हैं सभी में हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो बार बार सीटेट में रिपीट हो रहे हैं। और एग्जाम इतना टफ है भी नहीं, यहाँ पे कोई भी देखो, अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं, आप सभी को पता है ना। 150 नंबर का पेपर होता है जहाँ पे सीडीपी हिंदी इंग्लिश 90 मार्क्स में आती है, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको साइंस और मैथ लेनी पड़ती है 60 मार्क्स में, है ना। तो इजीली आप पास कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। चलिए अभिकथन ए में लिखा हुआ है कि सहयोगात्मक अधिगम छात्रों में समालोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ाता है। ठीक बात है कि अगर आप ग्रुप में पढ़ाते हो, डिस्कस कराते हो, आपस में डिबेट कराते हो, एक साथ बैठा के पढ़ाते हो, तो वहां पे उनका कौशल, उनका संज्ञान, उनका दिमाग सब कुछ बेटर होता है और सब कुछ उनके कौशल भी आगे बढ़ते हैं, यानी हर प्रकार से बच्चा अच्छा होता है, सीखता है। तो ये बात एकदम राइट है। चलिए कारण में क्या लिखा हुआ है, सहयोगात्मक शिक्षण सहकर्मी संपर्क और साझा जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करता है जिससे गहरी समझ विकसित होती है। एकदम बढ़िया बात बोली गई है कि अगर आप सहयोगात्मक शिक्षण जो है आपस में डिस्कस करा रहे हो और सहकर्मी संपर्क यानी एक दूसरे से बात भी करा रहे हो, एक दूसरे की जिम्मेदारियां साझा भी करा रहे हो, तो इसमें जो होती है गहरी समझ बनती है। तो यहाँ पे दोनों बातें एकदम ठीक बात है, ए और आर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की मतलब एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। यहाँ पे भी सहयोगात्मक अधिगम की बात करी गई और यहाँ पर भी सहयोगात्मक की बात करी गई, है ना। तो दोनों सही, तो क्या लिखेंगे, ए और आर दोनों सही है और आर एक का सही स्पष्टीकरण है, यानी ए एंड आर दोनों राइट है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे और समझेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बात बोली गई। यहाँ पर भी एक अभिकथन और रीजन का क्वेश्चन है। देखो ये कई बार आते हैं क्योंकि आपको पता है पैटर्न बहुत दिनों से चेंज नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा इन्होंने डिफरेंट कर दिया। चलिए अभिकथन ए में लिखा हुआ है कि रचनावादी ज्ञान, यानी जहां पे क्लासरूम एक्टिव है, रचनावादी कक्षाओं की बात करी जा रही है, जहां पे बच्चे जो होते हैं एक्टिव होते हैं, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होता है, क्लासरूम बेटर होता है, बढ़िया होता है। देखो जो अच्छा क्लासरूम यानी प्रिंटरेस एनवायरनमेंट वाला क्लासरूम है जहां पे बच्चे एक्टिव होते हैं कि एकमात्र प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है। देखो यहाँ पे क्या बात बोल दी गई कि जहां पे क्लासरूम एक्टिव होगा तो वहां पे बच्चे भी एक्टिव होंगे, टीचर भी एक्टिव होगा, हर कोई एक्टिव होगा, है ना। जब क्लासरूम अच्छा रचनावादी क्लासरूम है तो वहां पे यहाँ पे लेकिन लिखा गया एकमात्र प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका के ध्यान केंद्रित करेगी। केवल टीचर थोड़ी ना, हम चाइल्ड सेंटर्ड पढ़ रहे हैं, बच्चा भी तो एक्टिव होगा, तो ये तो बात गलत है, फॉल्स है। चलिए कारण में क्या लिखा हुआ है, रचनावाद निष्क्रिय ग्रहण के बजाय ज्ञान के निर्माण में शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। तो एकदम बढ़िया बात बोली गई है कि रचनावाद जो होता है वो निष्क्रिय ग्रहण के बजाय यानी बेकार की चीजों के बजाय ज्ञान के निर्माण में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यानी रचनावादी क्लासरूम में तो बच्चे बढ़िया सीख रहे हैं, बेटर सीख रहे हैं, उनकी लर्निंग बढ़िया हो रही है ना। निष्क्रिय ग्रहण को छोड़ दिया है इन्होंने, यानी बेकार की चीजों को छोड़ के अच्छी चीजों पर ध्यान दिया है। तो ये बात एकदम राइट बात है, जब बच्चे को रचनावादी क्लासरूम है तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। तो ए सही है, सॉरी ए गलत है लेकिन आर सही है। क्या है, ए गलत है लेकिन आर सही है। फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। हम जाएंगे फोर्थ के साथ में। चलिए समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। होपफुली ये भी अच्छा लग रहा हो। प्लीज सेशन, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, है ना। चलिए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बात बोली गई। देखो चलिए अगर आपको कहीं पे समझ ना आ रहा हो, अगर कहीं पर भी दिक्कत आ रही तो आप कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे 110%। चलिए वैगोत्स्की के अनुसार, यानी हमारे साइंटिस्ट की बात आ गई जो रचनाकार हैं जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में बताया हुआ है, इनके अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू वैगोत्स्की अधिक जानकार अन्य, इसका मतलब है मोर नॉलेजेबल देन अदर, जो हमसे अधिक जानकार होते हैं। यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है, जो मोर नॉलेजेबल यानी MKO की बात करी गई, जो अधिक जानकार होता है, इसकी बात वैगोत्स्की ने करी है। इनके अनुसार अधिगम की प्रक्रिया का केंद्र है। ठीक बात है, हम उनसे ही सीखते हैं जो हमसे अधिक जानकार होते हैं, है ना। हम उनसे सीखने की कोशिश करते हैं जो हमसे अधिक जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य अधिक जानकार अन्य की अवधारणा को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है। देखो यहाँ पे क्या बात बोली गई, यानी इन पॉइंट इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया कि जो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे या जो हमसे अधिक जानकार होते हैं उनसे हम सीखते हैं, है ना। इस उपागम को किस ऑप्शन में बताया गया है, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को किस में बताया गया। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एक बच्चा ट्यूटोरियल देखने के बाद अकेले एक जटिल गणित की समस्या को हल कर रहे। तो यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, वहां पे बच्चा अपने आप सब कुछ कर ले रहा है।
एक शिक्षक के बिना किसी प्रतिपुष्टि या सहायता के छात्र के प्रदर्शन का आकलन कर रहा है, ये बात भी गलत है। एक छात्र रटकर, रटना अपने आप काट दीजिए, देखो हमारे पास एक ही बटन लिखा हुआ है कि एक सहकर्मी दूसरे छात्र को विज्ञान में एक नई अवधारणा को समझाकर और उसका प्रदर्शन करके अधिगम में मदद कर रहा है। देखो यहाँ पे एकदम बात बोल दी गई है कि एक सहकर्मी यानी एक सहायक हुआ, एक सहपाठी है जो अपने दूसरे मित्र की सहायता कर रहा है और सहायता कर रहा है कि नई अवधारणा को सीखने में, यानी कोई नया कॉन्सेप्ट सीखा जा रहा है। एक बच्चा जो है एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहा है, उसको दूसरे बच्चे ने हेल्प कर दी उसको और वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गया। तो यहाँ पे मोर नॉलेजेबल हुआ ना, यानी जो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, जो हमसे अधिक जानकार होगा, उसी ने तो हमारी सहायता करी होगी, तभी तो हम आगे पहुंचे होंगे, है ना। तो ऐसे में हमारा प्रदर्शन जो है वो अच्छा हो गया और हम अच्छे से सीख भी गए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर, यही सबसे अच्छा इसको एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए समझते हैं कि आगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बात बोली गई। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो फिर से एक बात बोली गई है समावेशी शिक्षा के बारे में, और ये तो डिटेल डिस्कशन में पहली वाली प्लेलिस्ट में भी हम दे चुके हैं आपको। चलिए लिखा हुआ है अभिकथन ए में कि समावेशी शिक्षा सभी छात्रों में सामाजिक कौशल और सहानुभूति के विकास को बढ़ावा देती है। एकदम बढ़िया बात बोली गई है कि समावेशी शिक्षा जो होती है वो सभी में अधिगम को बढ़ावा देती है, जब आप एक साथ काम करते हो और सभी को एक तरीके से पढ़ाते हो एज अ टीचर, है ना। तो एकदम बढ़िया बात बोली गई, एकदम मजेदार बात है यार, है ना। यानी समावेशी शिक्षा का मतलब ही यही होता है जब आप साथ में पढ़ाते हो, ऐसे में सामाजिक कौशल भी बढ़ते हैं, सहानुभूति विकास यानी डेवलपमेंट उनका हर तरीके से अच्छा होता है। कारण क्या लिखा हुआ है, समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि विविध आवश्यकताओं वाले बच्चों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग कक्षाओं में पढ़ाया जाए। अभी देखो, अब बताओ ये बात गलत है कि सही है। मैं पहले बता चुका हूं कि आपको अलग थलग नहीं करना है, सभी को एक साथ रह के पढ़ाइए। ऐसा मत करिए कि उनको अलग थलग क्लासरूम में शिफ्ट कर दिया है कि तुम यहाँ पढ़ो वो वहां पढ़े, उनको अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको सभी को एक साथ लेके चलो। मैं बार बार यही कह रहा हूं, तो ये बात तो एकदम गलत हो गई। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है और आर गलत है। यहाँ पे हमारा थर्ड आंसर जो है एकदम राइट है, थर्ड आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझ तो आपको आ ही रहा होगा। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। पढ़िए फटाक से, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं, जिस तरीके से मैं बोल रहा था कि इतने लेंदी क्वेश्चन है फिलहाल के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि एक प्रभावी शिक्षण पद्धति यानी एक ऐसी टीचिंग टीचिंग प्रोसेस मान लीजिएगा जो अच्छी यानी बेटर बढ़िया है, जहां से बच्चा अच्छे से सीखता है, जिसका अधिगम अच्छे से होता है। यानी एक ऐसी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, एक ऐसा टीचिंग उपागम है जिसके माध्यम से बच्चे का संज्ञान बेटर होता है। जो भी है पद्धति में केवल संरचनात्मक मूल्यांकन पर निर्भर रहने के बजाय अधिगम के लिए आकलन का उपयोग करना शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं अधिगम के लिए मूल्यांकन को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाती हैं, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे लर्निंग सबसे अच्छे तरीके से हो रही हो। यानी इनमें चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे अधिगम बहुत अच्छे से हो रहा हो, लर्निंग अच्छे से हो रही हो, बताइए। छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए साल के अंत में परीक्षा, देखो साल के अंत में परीक्षा करना ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने अभी बोल दिया था, एक पहले क्वेश्चन आया था जहां पे वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। साल के अंत में जब आप परीक्षा लेते हो तो बच्चे पे एक बर्डन रहता है ना, आप टेस्ट लेते रहो साथ साथ में, तो बच्चा सीखता भी रहेगा और उस पर प्रेशर भी नहीं आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 को पढ़िए। ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ देखो, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि छात्रों को उनकी ताकत और सुधार के क्षेत्रों में पहचान करने में मदद करने के लिए गतिविधियों के दौरान नियमित तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान करना। में भी अच्छा हो सकता है, देख लें आगे। छात्रों को केवल आय काट दो, कक्षा में उन्हें रैंक प्रदान करना नहीं करना, आपको प्राइज ये सब नहीं देना। डब्ल्यूएचओ ने साफ बना करके आप मार पीट नहीं सकते उनको, या ये मतलब मार पीटना तो बिल्कुल गलत बात है, लेकिन उनकी तुलना भी नहीं करनी है आपस में, उनको आपस में कंपटीशन नहीं बढ़ाना है ना। तुम अच्छे हो तुम अच्छे नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो हमारे पास एक ही बचा हुआ है कि छात्रों को उनकी क्षमता यानी छात्रों का आकलन कर लीजिए कि बच्चा कहां तक समझ सकता है, उसकी एबिलिटी क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाइए। सुधार के क्षेत्रों की पहचान करें, यानी कहां पे बच्चा कमी रह गई, कहां पे कमी रह गई है, उस अकॉर्डिंग बच्चे को समझाओ। आगे लिखा हुआ है मदद करने के लिए गतिविधियों के दौरान नियमित तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान करना, यानी जहां पे कमी रह गई वहां पे बताओ बच्चे को, समझाओ और आगे बढ़ाओ। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है, 12 में देखते हैं क्या बात बोलेगी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज, ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखो, लिखा हुआ है वाइगोत्स्की ने, फिर से वाइगोत्स्की की बात आ गई, ये एक रचनाकार हैं, मैंने पहले बता दिया है। इन्होंने एक सोशल कल्चरल थ्योरी दी हुई है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है, जिन्होंने समाज को इंपॉर्टेंस दी हुई है। लिखा हुआ है वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर जोर दिया।
यानी इन्होंने बोला है कि जो इन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी दी हुई है उसमें क्या किया गया है, भाषा को इंपॉर्टेंस दी हुई। देखो पहली बात तो बात बताएं कि भाषा की बात करी जाए तो भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लैंग्वेज ना होती तो हम ना तो आपकी बात को समझ पाते और ना ही हम अपनी बात को आप तक पहुंचा पाते, है ना। तो भाषा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक संप्रेषण का माध्यम है जिसके थ्रू हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, आपकी बात पहुंचा पा रहे हैं, आपकी बात सुन पा रहे हैं, है ना। भूमिका पर जोर दिया है, विशेष रूप से विचार के लिए कुछ एक उपकरण के रूप में वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बीच के संबंध को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कह रहे हैं भाषा और विचार यानी लैंग्वेज और थॉट के को आपस में इंटरकनेक्टेड करता है, जोड़ता है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि भाषा और विचार पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और अलग अलग विकसित होते हैं। देखो यहाँ पे क्या बात बोल दी गई, मतलब आपकी लैंग्वेज अलग है और आपके थॉट अलग हैं, ऐसा हो सकता है, बताओ आप मुझे। देखो यहाँ पे एकदम गलत बात बोल दी कि भाषा और विचार जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है, स्वतंत्र थोड़ी ना है कि भाषा अलग जा रही और आपके विचार अलग जा रहे हैं। जैसे आपके विचार होंगे, जैसे आपके मन के थॉट निकलेंगे वैसे तो आप भाषा बोलोगे, है ना। तो ये तो गलत बात हो गई यार मेरे। ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है भाषा शुरू में एक सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करती है और बाद में आंतरिक विचार के लिए एक उपकरण बन जाती है। बिल्कुल सही बात है कि शुरुआत में सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करती है, अपने आप समाज से सीखते हो, अपने एनवायरमेंट में सीखते हो, अपने से बड़े लोगों से का अनुकरण करके सीखते हो और बाद में आंतरिक विचार, बाद में हमारी आंतरिक चीजों में प्रवेश करके उसके बाद में थॉट निकलते हैं, है ना। जिस तरीके से आप सोचते हो वैसे आप बोलते हो, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये बात एकदम बढ़िया है। बच्चों में विचार हमेशा भाषा के विकास में पहले आता है, क्या बात बोल दी, ये तो भाई ऐसा थोड़ी ना कि बच्चों में विचार हमेशा भाषा के विकास से पहले आता है, क्या यार। क्वेश्चन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि भाषा केवल आय काट दो, हमारे पास एक ही बचा हुआ है कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, अगर आपको करेक्ट नहीं आ रहा है तो गलत वाले पहले ढूंढ लीजिएगा, सही आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, जवाब जरूर दीजिएगा मेरे यार, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, समझ रहे हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि शोध से पता चलता है कि प्रकृति बनाम पोषण किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है, यानी प्रकृति जो होती है हर किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है, क्योंकि आपको पता है हर व्यक्ति का विकास जो होता है उसमें डेवलपमेंट और एनवायरमेंट जो है बराबर बराबर योगदान देता है। ऐसा नहीं कह सकते कि एनवायरमेंट रोल ज्यादा निभा रहा है या हेरिडिटी ज्यादा रोल निभा रही है, दोनों का बराबर बराबर योगदान है, ठीक है। नेचर प्रभावित करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अवधारणा को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है। हमसे फिर से यहाँ पे पॉजिटिव बात पूछी गई है कि आपका नेचर आपको बहुत कुछ सिखाता है, तो इसके लिए कौन सा उपागम अच्छा है। मैंने अभी आपको समझा दिया पहले कि एक बच्चे को उच्च बुद्धि आनुवंशिकता के लिए प्रवृत्ति आनुवंशिक है, लेकिन उत्तेजक स्वैच्छिक अवसरों पर्यावरण की कमी के कारण वह अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता है। एकदम बढ़िया बात बोली गई है कि आपकी बुद्धि, आपका संज्ञान थोड़ा हेरिडिटी पर भी निर्भर करता है और आपके आप में कहां पे कमी रह गई है ना, आपके सीखने में कहां पे कमी रहेगी, तो हो सकता है आपको एनवायरमेंट ना मिला हो, वैसा परिवेश ना मिला हो जिसके अंदर मतलब जहां पे आप रह रहे होते, जिसकी वजह से कुछ कमियां रह गई आप में, आप अच्छी तरीके से चीजों सीख नहीं पाए। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ में बैठो उठो ताकि आप अच्छा कुछ कर पाओगे, समझ रहे हैं। अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, एवेंचुअली काम अच्छा कर रहे हो आपको, तो आपको सुकून अच्छा है, नींद अच्छी आएगी यार मेरे, अगर आप काम कर रहे हो है। अगर आप कुछ ना कर, फ्रस्ट्रेशन रहती है यार, क्या होगा फ्यूचर में क्या नहीं होगा। देखो अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेके, जो सीरियस है वो तो पान की दुकान पे भी निकलते तब भी पूड़िया खा के खुश रहते हैं, है ना। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। तो अगर आप चुपचाप अपने काम पे फोकस कर रहे हो तो सच में कह रहा हूँ आपको नींद बढ़िया आएगी और एक टाइम के बाद में आपको सक्सेस में मिलेगी इवेंचुअली 100%। चलिए ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि पर्यावरण की स्थितियों की परवाह किए बिना, पर्यावरण की स्थिति की परवाह कर दोगे, परवाह बिना मतलब परवाह करनी नहीं कि एनवायरमेंट कैसा है। एक बच्चे का व्यवहार पूरी तरीके से आनुवंशिक द्वारा नियंत्रित होता है, बिल्कुल गलत बात है कि केवल हेरिडिटी पर ही निर्भर नहीं है विकास जो है पर्यावरण पे दोनों पर निर्भर है, तो ये तो गलत बात हो गई यार मेरे। थर्ड में क्या लिखा हुआ है कि एक अच्छे वातावरण में पले बड़े बच्चों में आनुवंशिक प्रवृत्ति के बिना भी स्वचालित रूप से उच्च बुद्धि विकसित होगी। ये बात यहाँ पे आनुवंशिकी को बिल्कुल महत्व दिया ही नहीं, इन्वायरमेंट को ही महत्व दे दिया, है ना। दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस दो भाई, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि आनुवंशिकता एक व्यक्ति के भविष्य को निर्धारित करती है, यानी आपके माता पिता, आप पैदा हुए हो और आपके माता पिता से जो चीजें आई हुई है वो तय कर देंगी आपके जीवन को, ऐसा है क्या है। जबकि पर्यावरणीय कारकों का विकास पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता, एकदम गलत बात है। एनवायरनमेंट का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है भाई मेरे, जहां रहते हो, जिन लोगों के बीच में रहते हो, जिनकी बातें सुनते हो, वो 100% इफेक्ट करती हैं, है ना। संगति से गुण उपजे, वही दोहा याद कर लो, जिन लोगों के बीच में रहोगे वैसे ही बनोगे। चलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर।
आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आए होंगे, और मेरे से जितना हो पाता है मैं उतने अच्छे तरीके से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ फिलहाल के लिए, है ना। तो होपफुली क्लास अच्छी लगी तो यार प्लीज यार लाइक शेयर कर देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो कम से कम आपके पास नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, है ना। तो हो सके, और दिक्कत जहां पे आई हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाओ मुझे, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को जरूर प्लान करेंगे कि आपने क्या बात बोली। अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे अगर पहली बार आए हो। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करो तो जुड़ने की जरूर कोशिश कीजिएगा, हम आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 110%। ठीक है बेटा, मिलते फिर एक नई वीडियो में नई आस्था और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। पढ़ते रहो मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से, तैयारियां बढ़िया आपकी होती रहेंगी। होपफुली क्लास अच्छी लगी होगी।